स्टार्ट करेंगे, देयर आर सर्टेन प्रैक्टिकल यूनिट्स। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पर फिर भी प्रैक्टिकल यूनिट चूंकि प्रैक्टिकल है इसलिए हम लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिकल यूनिट्स, एसआई सिस्टम में लेंथ की क्या यूनिट होती है? तो आंसर है मीटर। और 1 मीटर लेंथ किसको कहते हैं? इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट की स्पीड के साथ हमने उसको रिलेट किया और 1 मीटर लेंथ को डिफाइन किया। अब 1 मीटर लेंथ इतनी बड़ी लेंथ होती है तो हम लोगों को एक प्रॉब्लम होने लगा कि जब हम बहुत छोटी सी लेंथ को नापेंगे, जैसे एक एटम का साइज, एक एटम का डायमीटर बहुत ही छोटा होगा क्योंकि 1 मिलीमीटर में भी लाखों एटम आ जाते हैं, तो एक एटम का साइज बहुत छोटा होगा, तो हमको उसके लिए छोटी यूनिट चाहिए। इसी तरह से अर्थ से सन का डिस्टेंस ये करोड़ों मीटर में होगा, उसको हम लिख भी नहीं पाएंगे इतना ज्यादा। फिर उसके बाद यहां से दूसरे प्लैनेट्स का डिस्टेंस, जैसे सैटर्न का डिस्टेंस यहां से बहुत ज्यादा है, यहां से सन का जितना डिस्टेंस है सैटर्न का डिस्टेंस उससे कई गुना ज्यादा है। उसके लिए मीटर का यूनिट हमको इनसफिशिएंट लगने लगा, तो हमने उसके लिए दूसरा यूनिट निकाला। ऐसे ही जब हम किसी चीज का मास देखते हैं और केजी बोलते हैं, लेकिन जब हम ट्रक में कोयला लोड करते हैं तो केजी हमारे काम में नहीं आता है। उस समय हम क्या मानते हैं? 1000 केजी, कि इस ट्रक में 6000 किलो है तो दूसरे ट्रक में 11000 किलो है। अब वो 6000 के साथ में 100 लगाए, 200 लगाए, दैट हार्डली मैटर्स। तो उस समय किलोग्राम की बजाय हम किसको ज्यादा पसंद करते हैं? 1000 किलोग्राम, 1000 ऑफ केजी। तो बार बार हमको क्या बोलना पड़ता है? 6000 किलो, 12000 किलो, 11000 किलो, हर बार 1000 उसके साथ में लगाना पड़ता है। तो हमने क्या किया? उसके लिए एक दूसरा यूनिट बना लिया और 1000 के लिए हम यूज करने लगे टन। तो एक ट्रक में 6 टन कोयला लोड है, एक में 12 टन लोड है, एक में 10 टन लोड है, तो हमारे लिए कंपेयर करना आसान हो गया किसमें कम है किसमें ज्यादा। अदरवाइज 1000 वाले नंबर को हमने बोला एक में 6523 है, दूसरे में 12112 है। तो अब 112 और 213 का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि हमने कंपेयर किसको करना है? 1000 को। इसलिए उस कॉम्प्लिकेसी से बचने के लिए हमने दूसरा यूनिट बना लिया, उसका नाम क्या रखा? टन। वो ट्रक हम भेजते हैं तो टन यूज करते हैं, तो वो टन क्या है? एसआई सिस्टम का यूनिट नहीं है, लेकिन हम यूज करते हैं। हमने जिसको कोयला बेचना है वो भी यूज करता है, वो पैसा देता है, टन के हिसाब से देता है, हमारा बिजनेस चलता है। हमको केजी की जरूरत नहीं है, टन से हमारा बिजनेस चलता है। इसलिए टन प्रैक्टिकल है क्योंकि उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं आपस। इसी तरह से प्रैक्टिकल यूनिट इतने टाइम में चीजों को मेजर करते 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 बहुत सारी यूनिट्स ऐसी बन गई जिसको हम प्रैक्टिकल यूनिट्स कहेंगे। ओके, तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स आज हम लोग करेंगे और शुरू करते हैं लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट सबसे पहले हम लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये है AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहाँ यूज की जाती है? तो आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अलग अलग प्लैनेट के डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस नापने के लिए यूज की जाती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हमने स्टैंडर्ड कैसे बनाया? हमको मालूम है अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ये सन की लोकेशन है और अर्थ इसके चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमती है। उसका डिस्टेंस कभी कम होता है और कभी थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर हम साल भर के डिस्टेंस लें और उसका एवरेज निकालें
तो उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये वाला जो एवरेज डिस्टेंस है, इस एवरेज डिस्टेंस को हमने माना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्यों माना? क्योंकि उससे हम क्या बताया करेंगे कि यहां से बाकी के जो प्लेनेट हैं वो कितनी दूर है। अगर हमने बोला कि प्लेनेट एक्स 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो हमको क्या समझ में आएगा कि अर्थ सन से जितनी दूर है वो कितना दूर है, उससे 4 टाइम्स ज्यादा है। यही हमको चाहिए, हमको मीटर नाप के जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हमारे 8-9 प्लेनेट हैं, तो सबका डिस्टेंस हम किस में नापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। 1 AU दूर है कि 4 AU दूर है कि 2 AU दूर है, हमको समझ में आ जाता है कौन नजदीक है कौन दूर है। तो ये AU वो यूनिट होता है। तो नोट करिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ is 1 astronomical unit. Is 1 astronomical unit. This 1 AU is equal to 1.496 into 10 to the power 11 meter. 10 to the power 11 meter. इसी को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1.5 into 10 to the power 11 meter. This is astronomical unit. Sun and Earth. ओके, दूसरा प्रैक्टिकल यूनिट। ये प्रैक्टिकल यूनिट किसके डिस्टेंस नापने के काम में आया? प्लैनेट्स। अब उसके बाद हमको और ज्यादा डिस्टेंस चाहिए। वो डिस्टेंस हमको चाहिए स्टार टू स्टार। स्टार, सन एक स्टार है और सन के चारों तरफ जो घूमते हैं वो सारे प्लैनेट्स हैं। ये प्लैनेट की डिस्टेंस AU के साथ हम लोग नापते हैं। इसके बाद स्टार से जो दूसरा स्टार होगा, सन जैसे दूसरे बहुत सारे सन हैं, उनके जो डिस्टेंसेस होते हैं वो और ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए एक दूसरी यूनिट बनाई गई। उस यूनिट में क्या कहा गया कि लाइट जब चलना शुरू करती है 1 सेकंड में कितना दूर जाती है, 3 into 10 to the power 8 मीटर। 2 सेकंड में इसका डबल, पूरे एक दिन में मल्टीप्लाई करेंगे, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं उतनी दूर जाएगी। 1 महीने में और उससे 30 गुना दूर जाएगी, और 1 साल में और उससे 12 मल्टीप्लाई, इतनी दूर लाइट जाएगी। ये जो डिस्टेंस है जो लाइट 1 ईयर में कवर करती है, इस डिस्टेंस का नाम दिया गया 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर। सो दिस इज अदर प्रैक्टिकल यूनिट, लाइट ईयर। इसके नाम में भले ईयर जुड़ा हुआ है, पर ये टाइम का यूनिट नहीं है। किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। तो लिखिए, लाइट ईयर is the distance traveled by light, distance traveled by light during period of 1 year. During period of 1 year. One light year is equal to Ly is equal to 9.46 into 10 to the power 15 meter. 9.46 into 10 to the power 15 meter. ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज 1 लाइट ईयर। क्यों 1 लाइट ईयर बना है, समझ में आया? स्टार से हमको लाइट आती है, तो हमसे पूछा गया कि इस नाम का स्टार, X नाम का स्टार हमसे कितना दूर है। हमने बताया 5 लाइट ईयर। तो क्या समझ में आया कि वहां की लाइट कब तक पहुंचती है? 5 साल तक पहुंचती है उसकी लाइट हमारे पास। इसलिए उसका डिस्टेंस ही हमने क्या मान लिया? 5 लाइट ईयर। तो इससे 2 इंफॉर्मेशन हमको इकट्ठी मिली कि उसकी लाइट कितने साल बाद हमारे तक पहुंचती है, और उसी को हमने
डिस्टेंस में भी कैलकुलेट कर लिया, इंटू 3 टू 10 की पावर 8 करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। और कंपेयर करने में भी आसान है कि स्टार एक्स हमारे पास है, स्टार वाई हमसे दूर है, स्टार एक्स जो है हमसे 5 लाइट ईयर्स डिस्टेंस पर है। लाइट कितने साल बाद आती है? 5 साल बाद। लेकिन स्टार वाई जो है वो 17 लाइट ईयर दूर है, मतलब उसकी लाइट कितने साल बाद आती है? 17 ईयर्स के बाद आती है, उतना दूर होगा। तो लाइट ईयर किसका यूनिट बन गया? डिस्टेंस नापने का। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट यूनिट इज पार्सेक। पार्सेक, पार्सेक यूनिट को देखिए, हम लोग एंगल के बारे में जानते हैं। ये एंगल पूरा एक पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री पूरे एक चक्कर का कितना? 360th पार्ट जो होगा दैट विल बी 1 डिग्री। ये 1 डिग्री। इस 1 डिग्री में और टुकड़े कर दीजिए 60, तो 2 लाइनें बहुत नजदीक आ जाएंगी। वो जो छोटा सा एंगल बनेगा, ये छोटा सा एंगल, ये कहलाएगा 1 मिनट। 1 मिनट। उस 1 मिनट के भी अगर हम 60 टुकड़े कर देंगे तो वो एंगल कहलाएगा 1 सेकेंड। तो मिनट और सेकेंड ये एंगल में भी चलता है जैसे टाइम में होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में किया 1 मिनट, 1 मिनट एंगल को 60 पार्ट्स डिवाइड किया तो 1 पार्ट कितना कहलाएगा? 1 सेकेंड। ये मिनट और सेकेंड का। अब उस सेकेंड से ये सेक बना हुआ है। अच्छा, अब डिस्टेंस की बात सोचिए। ये अर्थ है और ये सन है। सन और अर्थ, इनके बीच में ये डिस्टेंस कितना होता है? दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, ये हमने 2 पॉइंट पकड़े। जैसे अर्थ यहां पर ऐसे घूम रही है, यहां से यहां तक पहुंचेगी, कितना टाइम लगेगा? हाफ ईयर लगेगा, फिर बाकी में हाफ ईयर, 1 ईयर हो गया। तो हाफ ईयर में सन कितना, अर्थ कितना डिस्प्लेस होती है? तो आंसर है इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमको मालूम है कि जनवरी और जून में अर्थ की पोजीशन में कितना डिफरेंस होता है? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हमारी पकड़ है। ओके, इसकी कैसे आगे यूज करेंगे वो मैं बताऊंगा। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अगर हम यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हैं और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हैं, और ये वाला एंगल हम नोट कर लेते हैं थीटा। ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। क्यों? एंगल किसके बराबर होता है? r/रेडियस। अगर हमने ये एंगल नाप लिया तो ये एंगल हमको मालूम है, ये वाला डिस्टेंस हमको मालूम है, r/रेडियस इज इक्वल टू एंगल। उसमें से ये 2 क्वांटिटी मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये एंगल। अब दूसरी चीज सुनिए, अगर ये पॉइंट P इतना दूर चला है, ये, तो ये वाला एंगल इस एंगल से छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। और ये वाला डिस्टेंस इससे बड़ा होगा। ये एंगल छोटा हो गया। यहां पर हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से E से ऐसे लाइन खींची, ये E से लाइन आई और ये वाली लाइन S पे चली गई। ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा? और छोटा। तो हमने एक चीज देखी, जैसे जैसे ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है अर्थ से, वैसे वैसे ये वाला एंगल छोटा होते जा रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस को बढ़ाइए, 1 डिग्री एंगल हो गया, और 60 गुना डिस्टेंस को बढ़ा दिए तो एंगल कितना हो गया? 1 मिनट। और उसको 60 गुना बढ़ा दीजिए तो एंगल कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। यहां पर बहुत दूर जाकर एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट से एक लाइन हमने किधर खींची? E की तरफ, और एक लाइन किधर खींची? S की तरफ। ये, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना?
1 सेकेंड। कितना बना? 1 सेकेंड। तो ये वाला डिस्टेंस कैसा होगा? आंसर है बहुत बड़ा होगा, तब जाके एंगल छोटा हुआ। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 पार्सेक। 1 पार्सेक ये होता है पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक शब्द अभी फिर आगे आएगा जब हम डिस्टेंस नापेंगे। तो 1 पैरालैक्टिक सेकंड वो डिस्टेंस होता है जिसमें ये एंगल कितना बनेगा? 1 सेकंड। और बनाने वाले दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कुछ बात आ रही समझ में? ओके। तो ये वाला डिस्टेंस जो यहां से लेके यहां तक है, ये है 1 पार्सेक, क्योंकि 1 सेकंड बनाता है। अब इसको नोट करिए। 1 parsec is the radius of circle, at the center of which an arc of the circle 1 AU long subtend an angle of 1 second. ओके, तो इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। ऐसे इसको लिखिए 1 AU और ये लाइन ऐसे मिलाइए, यहां पर लिखिए 1 सेकेंड। 1 सेकेंड लिखने का तरीका, ये क्या लिखा है? 1 डिग्री। ये क्या लिखा है? 1 मिनट। और ये क्या लिखा है? 1 सेकेंड। तरीका समझ आया? सो वी विल राइट हियर 1 सेकेंड। ये यहां पर एंगल बनेगा। So this is 1 parsec, and 1 parsec is equal to 1 parsec पहले मीटर में ले लेते हैं। This is equal to 3.084 into 10 to the power 16 मीटर। या अप्रोक्सीमेटली हम इसको कर सकते हैं 3.1 into 10 to the power 16 मीटर। दिस इज 1 parsec। अब इन तीनों को देखकर बताइए कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? पार्सेक। पार्सेक सबसे बड़ा, उससे छोटा लाइट ईयर और उससे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, तो ये है जब हम बड़े ज्यादा लंबे लंबे डिस्टेंस नापते हैं। अर्थ पर जो हम डिस्टेंस नापते हैं उसमें अलग अलग सिस्टम के कारण हमारे अलग अलग कुछ यूनिट बने हुए। सिस्टम जैसे ब्रिटिश सिस्टम, FPS सिस्टम, ये हम लोग क्लास में कर चुके हैं। CGS सिस्टम एक होता है, FPS सिस्टम होता है। तो कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो कि पहले ब्रिटिश साम्राज्य था, तो ब्रिटेन के जो यूनिट थे वो इंडिया में चलते थे, 100 सालों तक चलते थे, और वो धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो गए। और अभी तक उसके बेसिस पर ही, उसके स्टैंडर्ड पर ही चीजें बढ़ती चली आ रही हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा हम लोग भी यूज करते हैं। हमारा जो स्केल होता है, आप लोग यूज करते हैं ज्योमेट्री में स्केल, वो स्केल कितना लंबा होता है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कितना? 15 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। तो 15 क्यों रखा गया? तो इसका आंसर है, पहले हम लोग यूज करते थे 1 फुट।
1 फुट का स्केल। 1 फुट जो होता है दैट इज 30 सेंटीमीटर और आधा फुट जो होगा दैट इज 15 सेंटीमीटर। 1 फुट में 12 इंच होते हैं तो 6 इंच जो होता है वो 15 सेंटीमीटर। तो उस समय हम लोग इंच में सोचा करते थे, फुट में सोचा करते थे, तो वो उस समय के प्रैक्टिकल यूनिट थे। तो वी मस्ट नो कि 1 फुट और 1 इंच कितना होता है। अभी भी हम लोगों के जो पुराने स्टैंडर्ड हैं उसी पर ही चलते हैं। एक कमरे का साइज आप कहीं भी जाइए, कोई भी सरकारी क्वार्टर लीजिए, वो मीटर में नहीं बनता है। उसका साइज पुराना चल रहा है 10 फुट बाय 10 फुट। क्यों? 10 एक कन्वीनियंट नंबर है। 10 फुट बाय 10 फुट का कमरा हम बनाते हैं, लेकिन हम उस कमरे को 3 मीटर बाय 3 मीटर नहीं बनाते, 4 मीटर बाय 4 मीटर भी नहीं बनाते, 3.34 मीटर बनाते हैं। अभी आर्किटेक्ट लिख के लाता है ड्राइंग में 3.34 मीटर। तो मैंने उससे पूछा भी है कि 3.3 क्यों लगाते हो साथ में? 3 मीटर का कमरा बना लो, छोटा दिखता है, 3.5 का बना लो, 4 का बना लो। ये 3.34 कहां से आया? तो कहां से आया? क्योंकि पुराने जमाने में ड्राइंग किसकी बनती थी? 10 फुट की। तो वो उसको अभी भी चला रहे हैं 10 फुट की, लेकिन अब लिखना मीटर में है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। एनीवे, इसलिए कन्वर्शन हमको भी आना चाहिए। तो नोट करिए 1 इंच इज इक्वल टू 1 इंच इज इक्वल टू 0.0254 मीटर। 1 इंच इज इक्वल टू 0.0254 मीटर। अगर आप सेंटीमीटर इसको बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अगर आप मिलीमीटर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25.4 मिलीमीटर। ये 1 इंच के कन्वर्शन है। और इंच आप लोगों ने बहुत सुना होगा, इंच को हम लोग जानते भी हैं कितना बड़ा होता है। आपकी हर स्केल पे इंच लिखा रहता है, एक तरफ 6 इंच बना रहता है 6 इंच और उसके सामने 15 सेंटीमीटर। देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ये हमारी छोटी स्केल है। ओके, उसके बाद उससे बड़ा लिखिए 1 फुट। 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। दैट इज 0.3048 मीटर। इसके बाद 1 यार्ड। यार्ड क्या होता है? गज। 1 यार्ड। 1 yard is equal to 0.9144 मीटर। सेंटीमीटर बोलेंगे तो कितना होगा? 91 सेंटीमीटर। ये 1 यार्ड होता है, 1 गज। गज का यूज अभी तक किया जाता है। कहाँ किया जाता है बताइए? यस, क्रिकेट की पिच कितनी होती है? 22 यार्ड्स। तो उसको अभी तक मीटर में कन्वर्ट नहीं किया गया। ओके, इसी तरह से माइल। 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर। 1 माइल 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर 10⁻³ इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1609 मीटर। तो किलोमीटर बनाएंगे तो 1.6 किलोमीटर, दैट इज 1 माइल। माइल कहां चलता है यूनिट? लेंथ का। ये वाला लेंथ का यूनिट अमेरिका में चलता है। तो आप अमेरिकन न्यूज जितनी भी देखेंगे, उनकी रीडिंग देखेंगे, उनकी मूवीज देखेंगे, उनकी कारें देखेंगे, उसमें माइलोमीटर होता है। माइलोमीटर यानी वो क्या बताता है? माइल्स, हाँ, माइल्स पर आवर, ऐसा यूनिट बताता है। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट होता है माइल। अच्छा, और अभी अमेरिका में यही यूनिट चलता है, माइल्स वाला।
उसके बाद ये बड़े बड़े यूनिट हैं, प्रैक्टिकल यूनिट है। तो अभी दो तरह के प्रैक्टिकल यूनिट हमने देखे, एक जो हम स्पेस में यूज करेंगे, प्लैनेट टू प्लैनेट, स्टार टू स्टार और स्पेस। उसके लिए कौन से हमने लिए? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक। प्रैक्टिकल यूनिट, अर्थ की सरफेस पे जो हम काम करते हैं उसके लिए प्रैक्टिकल यूनिट हम कौन से यूज करते हैं? इंच, फुट, यार्ड, माइल। ऐसा इस सिस्टम में कौन से हैं? मीटर, और बाकी सब इसमें। अच्छा, अब तीसरी चीज और छोटा, मॉलिक्यूल का साइज, एटम का साइज, इलेक्ट्रॉन का साइज, ये सब साइज कैसे होते हैं? वेरी स्मॉल, 1 मिलीमीटर के भी बहुत से छोटे। तो इनके लिए लिखिए फॉर माइक्रो मेजरमेंट्स, फॉर माइक्रो मेजरमेंट्स। माइक्रो मेजरमेंट के लिए हम यूज करेंगे 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, दिस इज 10⁻⁻6 मीटर, यानी 1 मिलीमीटर के 1000 हिस्से अगर करेंगे तो एक हिस्सा कितना होगा? 1 माइक्रोन। मिलीमीटर का, मिलीमीटर बहुत छोटा होता है। तो अगर हम बहुत पतला पॉलीथीन लेके आए और उस पॉलीथीन को ऐसे दबा दें तो हम क्या देखते हैं? 1 मिलीमीटर में ही 100 आ जाते हैं। तो वो कितना मोटा है? 10 माइक्रोन। इस तरह से जो बहुत पतली चीजें होती हैं उनकी मोटाई किसमें नापी जाती है? माइक्रोन। एंड दिस इज इक्वल टू माइक्रोमीटर। तो माइक्रोन को ऐसा भी लिखते हैं, और म्यू ये भी यूज किया जाता है, म्यू। अच्छा, उसके बाद अगली चीज है नैनोमीटर। नैनो, NaNO, नैनोमीटर इज, नैनोमीटर इसको लिखा जाएगा nm, नैनोमीटर, दिस इज nm, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁹, दिस इज नैनो। तो याद रखिए माइक्रो -6, नैनो -9। अच्छा, उसके बाद एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, (10⁻⁻10), दिस इज 1 एंगस्ट्रॉम। ये जो नाम रखे गए हैं इसके बीच में आप देखेंगे 10⁻⁷, 10⁻⁸, उसके लिए हमने कोई नाम नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि वो चीजें हमारे नेचर में बहुत कम मिलती हैं, नहीं के बराबर मिलती हैं। 10⁻�6 ये हमारा एक मॉलिक्यूल का साइज होता है। 10⁻⁹ एक एटम का साइज होता है। एटम से और छोटा हम करेंगे इलेक्ट्रॉन, उसका साइज क्या आ जाएगा? 10⁻⁻10। तो उसको हमने एंगस्ट्रॉम कर दिया। इस तरह से छोटा करते चले जाएंगे। सॉरी, ये उसका एटम का साइज है 10⁻⁻10, हाइड्रोजन का छोटा एटम। और छोटा इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे तो वो आ जाएगा 1 फर्मी, 1 फेम्टोमीटर, दैट इज 10⁻⁻15, 1 फर्मी, या किसी को बोलेंगे फेम्टोमीटर। दिस इज 10⁻⁻15 मीटर। ये है फेम्टोमीटर। अच्छा, ये हमने यूनिट लिए लेंथ के। अब इसके बाद हम कुछ यूनिट लेते हैं एरिया। एरिया का एसआई सिस्टम में क्या यूनिट है? तो आंसर है एरिया का एसआई सिस्टम में यूनिट है स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर, अगर स्क्वायर मीटर उसका यूनिट है तो दूसरे यूनिट कौन से होते हैं? जब हम जमीन खरीदने जाते हैं छत्तीसगढ़ में या हमारे एरिया में, तो हम जमीन खरीदते हैं कितनी बड़ी, तो उसको हम बताते हैं कि कितने डेसिमल में, कितने डेसिमल का टुकड़ा है, ये यहाँ यूनिट चलता है। तो यहाँ के एरिया में हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? डेसिमल। और कौन सी यूनिट यूज करते हैं? बड़ी यूनिट एकड़। एकड़ सुना है सब?
10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, ये तो एकड़ एक यूनिट है। इसी तरह से बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में बीघा चलता है, पंजाब में कुछ और यूनिट चलती है, तो हर एरिया में अपना अपना यूनिट चलता है। और हम लोगों को अगर कन्वर्शन नहीं मालूम हो तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाकर नहीं खरीद सकते। ओके, तो फिलहाल जो सबसे ज्यादा यूनिट चलता है प्रैक्टिकल, दैट इज एकड़। सो 1 एकड़ इज हाउ मच? नोट करिए, एरिया 1 एकड़ इज इक्वल टू 4047 स्क्वायर मीटर। Acre is equal to 4047 मीटर स्क्वायर, ये 1 एकड़ होता है। उसके बाद ये एकड़ ही इसमें ज्यादा चलता है, और एक हेक्टेयर होता है, हेक्टेयर मीट्रिक सिस्टम में होता है, और उसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर होता है 100 मीटर बाई 100 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। इस तरह का जो प्लॉट है 100 मीटर बाई 100 मीटर, दिस इज 1 हेक्टेयर। और बड़ा होता है 1 एकड़ की 1 हेक्टेयर? Yes, this is 10,000 square meter. This is 4,000 square meter. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास, उसमें जो हम भारी मासेज लेते हैं, भारी मासेज के लिए हम यूज करेंगे 1 टन। 1 ton. 1 ton is equal to 1000 kg. उसके बाद 1 क्विंटल, ये बड़े वाली यूनिट हो गए। अच्छा, एक यूनिट इंग्लैंड का हम लोग बहुत यूज करते हैं, दैट इज पाउंड। तो 1 पाउंड, पाउंड को लिखने के लिए ऐसे पाउंड नहीं लिखना जाता है, इट इज रिटन एज एमपी। आई डोंट नो इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, बट दिस इज 1 पाउंड। अदरवाइज पाउंड वहाँ की करेंसी भी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वहाँ पाउंड चलता है, दैट इज पाउंड स्टर्लिंग। ओके, तो एनीवे वेट वाला क्या है मास का? 1 पाउंड। दिस 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 kg। अप्रॉक्सीमेटली हम याद रखते हैं आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है 1 पाउंड। ये यूनिट उन्होंने बनाया था कि घर में जो डेली ब्रेड बनती है या केक बनता है सुबह नाश्ते में, उसका वेट करीब करीब इतना होता है 1 पाउंड, उससे ये यूनिट बनाया गया। ओके, मास का सबसे बड़ा यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, ये बड़ा अजीब नाम है। ये यूनिट होता है, इसका नाम है चंद्रशेखर। यूनिट का नाम क्या है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर लिमिट, दैट इज CSL। इंडियन साइंटिस्ट चंद्रशेखर थे, उन्होंने फिजिक्स की कैलकुलेशंस की
और कैलकुलेशन करके बताया कि हमारे नेचर में ग्रेविटेशन का फोर्स एक इंपॉर्टेंट फोर्स है, उसके कारण सब पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ये उसके मास पे डिपेंड करता है। जिस चीज का मास ज्यादा होगा वो अपने ही पार्टिकल को अपने अंदर की तरफ खींचेगी। जैसे अर्थ की सरफेस पर जितने पत्थर हैं, जितनी चीजें हैं, सबको किधर खींचती है, एक दूसरे की तरफ, यानी फोर्स किधर लगता है, सेंटर की तरफ, और ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। किस फोर्स के कारण? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। अच्छा, जुड़ी हुई एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन खड़े जाते नहीं। क्यों? क्योंकि बीच के जो पत्थर हैं उसको वो दबा नहीं सकते। ठीक है, इतना ही फोर्स है, स्टेबल है। चंद्रशेखर ने ये बताया कि अगर आप किसी चीज का मास बढ़ा दें, अर्थ से बड़ा अगर कोई दूसरा प्लैनेट लेंगे तो उसका मास ज्यादा होगा, उसकी हर चीज को सेंटर की तरफ एक ज्यादा फोर्स से खींचा जाएगा। ज्यादा फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ज्यादा जोर से जाना चाहेगा, ज्यादा जोर से जाना चाहेगा। बीच की जो जमीन है, बीच का जो मीडियम है, वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। कब तक रोकेगा? जब तक इसकी ताकत है। उसके बाद क्या होगा? ये ऐसे दब जाएगा और ये दब के एक दूसरे से ऐसे टकरा जाएगा। अगर ऐसे टकराएंगे तो क्या होगा? तो आंसर है टूट जाएगा, तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। फिर से और सुनिए, जब हम किसी चीज को बड़ा करते हैं तो ये पार्टिकल से ये पार्टिकल ऐसे दूर जाते जाएगा। अगर दूर जाएगा तो फोर्स क्या होगा? कम होते जाएगा। फोर्स कम होते जाएगा। मान लो ये इतना दूर हो गया कि ये इसको खींच ही नहीं पा रहा है, खींच नहीं पा रहा है, तो कहीं दूसरी जगह से फोर्स लगा किसी भी कारण से, तो ये क्या करेगा? ऐसा चल देगा, इधर चल देगा। इसके कारण इसके खिंचाव में नहीं आएगा। और अगर ये वाला टुकड़ा टूट कर चला गया तो हम क्या बोलेंगे? ये चीज टूट गई। तो अगर हमारे पास ये एक गैस का बंडल है और ये 1,00,000 किलोमीटर बड़ा है, अगर ये 1,00,000 किलोमीटर है तो इस पर लगने वाला ग्रेविटेशन का फोर्स बहुत वीक होगा। वो अगर वीक होगा तो क्या होगा? अगर ये वीक हो जाएगा तो ये टूट के कहीं भी जा सकता है। ये एक चीज। और इसके पहले हमने क्या पढ़ी कि अगर इसका वेट ज्यादा है, सॉलिड है, तो ये कहां चला जाएगा? अंदर की तरफ। ये भी कहां जाएगा? अंदर की तरफ। और दोनों अंदर जाके आपस में टकरा जाएंगे, टकराकर फिर टूट जाएंगे। इसका ये मतलब है कि एक साइज से बड़ा साइज होना, एक मास से बड़ा मास होना, इन दोनों में किस चीज का खतरा है? ऑब्जेक्ट के टूट जाने का खतरा, उसके टूट जाने का खतरा है बड़ा होने से। तो इस तरह से कोई चीज कितनी बड़ी हो सकती है? तो हम अर्थ को देख रहे हैं कितनी बड़ी हो, अर्थ से बड़े बड़े प्लैनेट भी देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं जो अर्थ से और भी बड़ा है। तो चंद्रशेखर ने ग्रेविटेशन की कैलकुलेशंस की और उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया कि अगर हमारे पास एक ऐसा गोला है जिसका मास बढ़ते 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 सन से 1.4 टाइम्स हो जाए, मास ऑफ सन, जैसे ही उसका मास इसको पार करेगा वो मास एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा। तब फिर क्या हो जाएगा? उसके सारे पार्टिकल सेंटर की तरफ उसको दबाकर, उसको तोड़कर सेंटर की तरफ चले जाएंगे और ऐसे टकराएंगे और वो टूट जाएगा। जैसे हम किसी गोले को ऐसा दबा दें तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चूरा हो जाएगा, टूट जाएगा। यही चीज इसके साथ भी हो जाएगी और वो एक बॉडी के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये उन्होंने किससे प्रूफ कर दिया? ग्रेविटेशन के फोर्स। इसी तरह से जब आप ग्रेविटेशन का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर हम यहाँ पर एक पहाड़ ऐसे खड़ा करते जाते हैं तो ये पहाड़ अर्थ को दबाएगा, नीचे अर्थ की मिट्टी को दबाएगा और मिट्टी पे दबने की एक ताकत होती है। पहाड़ ऊंचा करते करते हमने 5 किलोमीटर कर दिया,
5 किलोमीटर ऊंचा। अब उसके ऊपर और हमने मास रखा और ऊंचा हुआ तो उसका भार और बढ़ गया। अब जैसे ही हमने उसके ऊपर भार रखा, पहाड़ ने नीचे की मिट्टी को दबा दिया, क्योंकि नीचे की मिट्टी अब वेट सहन नहीं कर पा रही, वो दब जाती। दब गई तो पहाड़ फिर नीचे आ गया। कितना हो गया? 5 किलोमीटर। फिर हमने उसके ऊपर और पत्थर रखे, उसको 5.5 किलोमीटर कर दिया। वजन बढ़ गया। वजन बढ़ने से उसने क्या किया? नीचे अर्थ को फिर से दबाया और अर्थ टूट जाती है। कितने वेट से? 5 किलोमीटर के वेट से। अब जो नीचे की मिट्टी टूटी, पहाड़ फिर धंस गया। फिर धंसते 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 जब वो पहाड़ 5 किलोमीटर रह गया, फिर अर्थ रुक गई, क्योंकि वो कितने वजन को सह सकती है? 5 किलोमीटर वजन को सह सकती। ये 5 किलोमीटर वजन को सह सकती है, ये कैसे मालूम? तो हमने निकाल लिया, हमारे पास फॉर्मूला है, MGH के फॉर्मूला है, दूसरे फॉर्मूला है, हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करेंगे ग्रेविटेशन के चक्कर। वही चीज अगर हमने कैलकुलेट कर लिया कि दुनिया में कोई भी चीज 5 किलोमीटर से ऊपर नहीं हो सकती, क्यों? उसके बाद नीचे की जमीन दबनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि कोई भी पहाड़ अगर बनेगा तो ऊंचे से ऊंचा कितना बनेगा? 5 किलोमीटर। उससे ऊपर बनेगा तो क्या होगा? धंस जाएगा, और धंस के कहां आके रुकेगा? 5 किलोमीटर। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट बताइए। सबसे ऊंचा पहाड़ अगर हम बोले कि माउंट एवरेस्ट बना है, तो हम समझ गए कि वो किस रेंज में बना होगा? 5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 5 किलोमीटर के ऊपर कोई हो नहीं सकता, तो इसलिए ऊंचे से ऊंचा पहाड़ कितना बना होगा? 5 किलोमीटर। और हमने ये बना दिया कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी होनी चाहिए? 5 किलोमीटर। एक्चुअली है 5 किलोमीटर, और उसको इस तरह से बनाया। इसी तरह से चंद्रशेखर ने बनाया कि अगर आप एक स्टार को बड़ा करते जाते हैं और उसका साइज अर्थ इसके सन से कितने गुना हो जाता है? 1.4। तो इतना ज्यादा मास हो जाएगा कि वो अपने ही फोर्स को सहन नहीं कर पाएगा और चूर चूर हो जाएगा। जैसे आपने एक लड्डू पकड़ा और लड्डू के ऊपर ऐसा प्रेशर बढ़ा दिया, तो क्या होगा? चूरा हो जाएगा। यही चीज होती है। तो किसी भी मास के गोले का मैक्सिमम मास कितना हो सकता है? 1.4 टाइम्स ऑफ द सन। ये सबसे पहले चंद्रशेखर ने कैलकुलेशन करके बताई। पूरे वर्ल्ड ने इसको रिकॉग्नाइज किया, गॉट द प्राइज फॉर दैट। तो ये माना गया उसके नाम से कि इस पूरे यूनिवर्स में इससे ज्यादा भारी चीज नहीं हो सकती, और उसका नाम क्या दिया गया? उस मास का नाम चंद्रशेखर लिटिल। इस तरह से उसका नाम। इज इट क्लियर? So this is 1 CSL. So 1 CSL is equal to 1.4 times mass of the sun. अच्छा, ये है भारी मास। छोटे मासेस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। छोटे मास, एटॉमिक मास, तो हमने एक अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन का एक एटम लिया, उसका जो मास है उसको हमने मान लिया 1 एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद में उसको और अच्छे से डिफाइन किया, कार्बन के साथ उसको रिलेट किया, और ये रिलेट किया कि C12 का एक एटम लेंगे, एटम ऑफ C12। इसका जो भी मास मिलेगा उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। अब ये जो मास आएगा, ये किसका मास है? ऑफ C12। इस मास को 12 से डिवाइड करेंगे, जितना मास आएगा उसको बोलेंगे 1 ANU। C12 का जो न्यूक्लियस होता है वो 12 प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, और एक प्रोटॉन से एक हाइड्रोजन बनता है। तो 1 ANU इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन और 1 हाइड्रोजन न्यूक्लियस। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो क्लास 12 में जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे उस समय देखेंगे कि ये 1.00004 ऐसा कुछ है। छठवें प्लेस में जाके चेंज आते हैं, शुरू में सब 1.0 ही होता है, 3 प्लेसेस। तो ये होता है 1 ANU। इसी को हम लिखते हैं 1 AU, और इसी को हम लिखते हैं 1 U। दिस इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन। नोट करिए,
The atomic mass of C12 is divided by 12, and that one unit is known as 1 AN. 1 AN. उसके बाद एक और छोटा यूनिट हम यूज करते हैं मास का, दैट इज डायमंड में यूज करते हैं, गोल्ड में यूज करते हैं, दैट इज कैरेट। तो नोट करिए 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। कैरेट CARAT 1 C is equal to 200 mg. ओके, उसके बाद टाइम के यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। सबसे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम सबसे ज्यादा हम कौन सा यूज करते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 1 दिन के बाद आना, 2 दिन के बाद आना, 6 दिन के बाद आना। तो दिन क्या है? दिन इज ए यूनिट ऑफ टाइम। कितना होता है 1 दिन? एक सनराइज से लेके दूसरे सनराइज तक जितना टाइम बीत जाता है उतने टाइम को हम क्या कहते हैं? 1 डे। सो दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम में पहला यूनिट हम क्या लिखेंगे? 1 डे। 1 डे ये कितना टाइम होगा? फ्रॉम 1 सनराइज टू दी नेक्स्ट सनराइज, ये 1 डे हुआ। बाकी आप जानते हैं 1 वीक क्या होता है, 1 मंथ क्या होता है, और 1 ईयर क्या होता है। लीप ईयर क्या होता है इसको भी जानते हैं। ओके, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम इज 1 शेक। 1 शेक, and that 1 shake is 10 to the power -8 सेकेंड। ये होता है 1 शेक। ओके, सो दीज आर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ये तीनों तो प्रैक्टिकल यूनिट हो गए। अच्छा, अब हमारे जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं, मीटर, SI सिस्टम, उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमको एक दूसरा यूनिट मिलता है, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा यूनिट मिलता है। अब कोई चीज 1000 से मल्टीप्लाई की गई है तो उसको हम बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? तो हमने उसके लिए बहुत सारे प्रीफिक्स और सफिक्स बनाए। प्रीफिक्स मतलब पहले जो शब्द लगाए जाएंगे, सफिक्स मतलब जो बाद में लगाए जाएंगे। तो कुछ प्रीफिक्स लगा के हम उसको मैथमेटिकल कन्वर्शन में यूज करते हैं, जैसे मिलीमीटर। मिलीमीटर का क्या मतलब है? 1 मीटर के कितने हिस्से करने? 1000, और एक हिस्सा जो होगा उसको क्या बोला जाएगा? 1 मिलीमीटर। तो इस तरह से ये जो प्रीफिक्स लगाए जाते हैं, इस प्रीफिक्स के लिए जब हम इसको लिखते हैं तो लिखते समय उस प्रीफिक्स का सिंबल यूज करते हैं। तो ये वाले थोड़े से सिंबल हम अभी पढ़ते हैं, उसको नोट करते हैं, और फिर पूरी फिजिक्स में हम उसको यूज करते रहेंगे, न्यूमेरिकल में उसके कन्वर्शन करते रहेंगे। तो किस तरह से उसके कन्वर्शन होंगे और हर एक का क्या मीनिंग है उसको थोड़ा नोट कर लीजिए। शुरू करते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट से। जैसे हमने 1 मीटर पढ़ा, उसके बाद जब हम उसको छोटा करते हैं तो कितना छोटा करेंगे? 0.1 मीटर, यानी 1 मीटर का 10वां हिस्सा। उसको हम क्या लिखेंगे? 1/10 मीटर। 1/10 को अगर एक लाइन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 to the power -1। तो 10 to the power -1 जहां लिखा होगा, भले मीटर के सामने, भले किलो के सामने हो, भले सेकंड के सामने, जिसके भी सामने होगा, इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे क्या? ये आप लोगों को याद होगा, दिस इज 1 डेसी। अगर मीटर के लिए यूज करना है तो 10 to the power -1 मीटर मतलब 1 डेसीमीटर। ठीक है, किलो के लिए यूज करेंगे
डेसीकिलोग्राम ऐसे, या सॉरी डेसीग्राम नॉट डेसीकिलोग्राम। उसके बाद 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर क्या होता है? 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2 मीटर, क्योंकि 10 टू द पावर -2 का मतलब क्या है? 1/100। दिस इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर 2। और ये क्या बना? 10 टू द पावर -2। इसके लिए क्या लगाएंगे? सेंट। उसके बाद 10 टू द पावर -3, इसके लिए क्या लगाना है सामने? मिली। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट 10 टू द पावर -6, -4 और -5 वाली चीजें इस दुनिया में नहीं होती, कम। तो अगली यूनिट हमने कौन सी बनाई? -6। अभी आपने पढ़ा। इसके लिए हमें सामने क्या लगाना है? माइक्रो। हर एक के साथ मीटर लगा के देखते जाइए या ग्राम लगा के देखते जाइए। डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। मीटर लगाइए, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। उसके बाद 10 टू द पावर -9 नैनो, 10 टू द पावर -12 पिको, 10 to the power -15 femto, 10 to the power -18 atto। इतने साइज की चीजें हमारे को छोटी चीजें मिलती हैं। 10 to the power -18 से छोटी चीज फिजिक्स के स्कोप में नहीं आती, इसलिए इसके नीचे के हमने नहीं बनाने जरूरत नहीं। अब जब हम इसको शब्दों में लिखते हैं तो ये न लिख के इसके बदले में एक सिंबल यूज करें। वो सिंबल क्या होगा? तो आंसर है इसके लिए डी, इसके लिए सी। सेंटीमीटर तो सामने क्या लगा देंगे? सी मीटर। इसके लिए क्या लगाएंगे? एम। मिलीमीटर एम। तो एम। माइक्रो के लिए म्यू, याद रखिए म्यू माइक्रो के लिए है, एम मिली के लिए। 10 टू द पावर -3 के लिए एम लिखोगे, 10 टू द पावर -6 के लिए माइक्रो लिखोगे। उसके बाद 10 टू द पावर -9 नैनो, नैनो के लिए एन। 10 टू द पावर -12 पिको, पिको के लिए स्मॉल पी, स्मॉल एफ एंड स्मॉल ए। ये स्मॉल लेस देन 1, अगर 1 है तो क्या लिखना? मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट। और स्टैंडर्ड यूनिट के सामने ये प्रीफिक्स रखते चले जाएंगे। दीज आर नोन एज प्रीफिक्स। ये उस प्रीफिक्स का सिंबल। सिंबल को यूज कैसे करना है? मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं? एम। तो मिलीमीटर के लिए क्या लिखेंगे? एम एम। माइक्रोमीटर के लिए क्या लिखेंगे? माइक्रो म्यू इंटू म्यू एम। ठीक है। सेंटीमीटर के लिए सी एम। इस तरह से ये लिखने का तरीका। उसके बाद हम लेते हैं लार्जर यूनिट्स। लार्जर यूनिट्स में 10 टू द पावर 1, दिस इज डेका। डेका मीटर 10 टू द पावर 1 मीटर। 5 डेका मीटर में कितने मीटर हुए? मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो, 50 डेका मीटर। 10 टू द पावर 2 हेक्टा, 10 टू द पावर 3 किलो, 10 टू द पावर 6 मेगा। मेगाहर्ट्ज, मेगावाट, जहां भी मेगा आएगा उसका मतलब 10 टू द पावर 6। उसके बाद 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 गीगा। गीगाहर्ट्ज, गीगाबाइट्स, दैट इज जीबी, जिसको हम लोग यूज करते हैं मेमोरी के लिए, दैट इज 10 टू द पावर 12। देन 10 टू द पावर 15
बीटा 10 to the power 12 दे दिया है, दैट इज टेरा। ये फ्रीक्वेंसी में यूज किया जाता है टेराबाइट। 10 to the power 18 दैट इज हेक्सा। इसके साइन DAH के मेगा M। मेगा के लिए देखिए M कैपिटल यूज करना है क्योंकि छोटा M हमने कहाँ एंगेज कर दिया है, मिली के, इसलिए कैपिटल M किसके लिए, मेगा के। ओके, उसके बाद गीगा G, क्योंकि छोटा G बहुत ज्यादा फेमस है 9.8, इसलिए हमने क्या यूज किया, बड़ा G, कैपिटल G। उसके बाद टेरा 10 to the power 12 टेरा, टेरा के लिए T, कैपिटल T। 10 to the power 15 बीटा, बीटा के लिए कैपिटल P एंड कैपिटल E, हेक्सा। तो ये हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे। हर एक के पीछे आप बीटा लगाइए, छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम किसी यूनिट को लिखते हैं तो लिखने के लिए हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन किए। सिंप्लीफिकेशन करके हमने एग्री किया कि हम लोग इस तरह से यूनिट को लिखा करेंगे। वो हम लोगों का आपस में कन्वेंशन क्या है, प्रथा हमने क्या बनाई, कन्वेंशन इन राइटिंग। कन्वेंशन इन राइटिंग में पहला नियम है कि यूनिट में इनिशियल पहला लेटर कभी भी कैपिटल लेने की जरूरत नहीं। देखिए, इंग्लिश के ग्रामर के जो रूल हैं उन रूल्स को फिजिक्स में हमने किनारे कर दिया, उसको नहीं माना। ठीक है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, तो इसलिए अगर हमने लिखना है मिलीमीटर तो हम बोलेंगे पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, कैपिटल, और हमने कैपिटल M लिख दिया तो मेगा बन जाएगा। तो हमने सिंपल नियम क्या बनाया, कोई कैपिटल नहीं। यूनिट हमेशा कैसे लिखे जाएंगे, स्मॉल में लिखे जाएंगे, और पहला लेटर भी कैसा रहेगा, स्मॉल। तो नोट करिए, नो कैपिटल इनिशियल लेटर, नो कैपिटल इनिशियल लेटर, even if it is name of a scientist, even if it is name of a scientist। जैसे एक बॉडी पर हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, 5 न्यूटन। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों, ये एन कैपिटल नहीं लिखना है। इंग्लिश हमें क्या कहती है, दिस इज अ प्रॉपर नाउन, एन को कैपिटल यूज करो फिजिक्स में, बिकॉज उससे हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाएंगे। तो हमने एक सिंपल नियम क्या बनाया, हर यूनिट किस में लिखना, स्मॉल, ये एक चीज। ठीक है, ये याद रख लीजिए। तो रूल क्या लिखोगे, फॉर यूनिट ऑल लेटर शुड बी स्मॉल, इनिशियल लेटर नो कैपिटल। अच्छा, तो उसके बाद सिंबल के नियम, इफ ए सिंबल इज ए स्मॉल। दूसरा सिंबल, सिंबल दो तरह के हो सकते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक के कारण और एक किसी साइंटिस्ट के नाम के कारण। जैसे मीटर, मीटर एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो इसका सिंबल क्या होता है मीटर का, एम, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एम। 1 मीटर, 5 मीटर, इस तरह से। लेकिन अगर हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन, तो आप बोलेंगे न्यूटन का तो रूल हो गया,
ये जो रूल है ये पूरा शब्द लिखने का रूल है, लेकिन जब हम सिंबल लिखते हैं तो हम उसको लिखेंगे 5n। अभी n कैसा लेना, कैपिटल। अभी हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ सिंबल। अगर पूरा न्यूट्रल लिखना है तो कैसा आएगा, स्मॉल, और अगर सिर्फ सिंबल लिखना है तो कैसा आएगा, कैपिटल। क्यों, दिस इज ए रिस्पेक्ट गिवन टू द साइंटिस्ट। ये उसका जो है। दूसरा, स्मॉल n हमने फिजिक्स में और कहीं ना कहीं यूज किया बहुत सारी जगह। n स्टैंड फॉर नंबर, नेचुरल नंबर, ये नंबर वो नंबर, उसके लिए n यूज करते हैं। इसलिए न्यूटन के लिए हमने क्या रखा, कैपिटल है। और हमने नियम बना लिया कि साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने का क्या तरीका है कि उनके नाम का जो सिंबल होगा उस सिंबल में उसको कैपिटल यूज किया जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, थर्ड पॉइंट, यूनिट इज नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म। यूनिट इज नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म। जैसे यहां से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, 5 मीटर। दिस इज रॉन्ग, ये s नहीं चाहिए। भले वो 1 है तो भी मीटर है, 5 है तो भी मीटर। ये हमने फिजिक्स में अपना कन्वीनियंस बनाया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नो प्लूरल। वैसे ही सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड्स नहीं होगा, ठीक है। तो s लास्ट में कभी नहीं लगाना है, भले 1 हो भले कितना भी नंबर, ठीक। अगर आप लास्ट में s लगा देते हैं तो मीटर आपने लिख दिया, तो इसका मतलब होगा 5 मीटर इंटू सेकेंड। सेकेंड का सिंबल क्या होता है, s। मीटर का, मीटर इंटू सेकेंड, मीटर्स, s उसके लिए, इसलिए s नहीं लगाना, अदरवाइज दैट विल मेक यू कंफ्यूज। उससे कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में आप देखेंगे हमारे सिंबल कैसे चलते हैं। s का हर जगह मीनिंग सेकेंड होता है, इसलिए s लगाना है। अच्छा, उसके बाद चौथा, सॉलिड्यूड्स, एक से ज्यादा सॉलिड्यूड्स को यूज नहीं करना, प्रेफरेबल एक भी सॉलिड्यूड यूज नहीं करना। सॉलिड्यूड्स क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। ये सॉलिड्यूड्स, ये किसका यूनिट है, वेलोसिटी का। ओके, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज मीटर पर सेकंड, पर सेकंड। तो हमने इसको लिख दिया मीटर पर सेकंड, पर सेकंड। अब आप समझ लो इसको क्या मतलब, कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, तो इसमें हमको प्रॉब्लम हो जाता है। मैथमेटिक्स के रूल कुछ और कहते हैं कि इसको आप ऊपर ले जाइए तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कौन ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड बोलने के लिए बिल्कुल ठीक है, मैथमेटिकली ठीक है, पर ऐसे लिखना ठीक नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए सॉलिड्यूड एक से ज्यादा यूज नहीं करते, सिर्फ एक। इसलिए फिजिक्स में हमने और आगे बढ़ के एक नियम बनाया, सॉलिड्यूड यूज ही नहीं करते। जितनी चीजें पर वाली हैं सबकी पावर -1 बना दीजिए, 2 बार आई है और पावर 2 बना दीजिए। तो मीटर पर सेकंड को क्या लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमको यूनिट, जो कॉम्प्लेक्स यूनिट्स हैं, कंपाउंड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं, उसको हमेशा एक लाइन में लिखने की आदत बनाइए, ऑब्लिक मत करिए, अदरवाइज हमको कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमने जो तीसरी चीज लिखी है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाइड है कि नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाइड। जैसे मैंने आपको बताया 1 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, तो आपने लिखा मीटर पर सेकेंड, और पर डिग्री यहां कहां आ जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। अगर हमने ऐसे लिखा मीटर पर सेकेंड, तो डिग्री सेल्सियस इसके साथ आएगा कि इसके साथ आएगा, नहीं मालूम।
पर केल्विन लिखना है तो वो के हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ या कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए ये सिस्टम लगाना है, बटे वाला ऑब्लिक वाला ये। तो हम कैसा लिखा करेंगे, एक लाइन में, और एक लाइन में जिन चीजों से डिवाइड करना है उसकी पावर माइनस, जिससे मल्टीप्लाई करना है उसकी पावर प्लस। बड़ा सिंपल रूल है, प्लस और माइनस हमको दिखाएगा किस किस का मल्टीप्लिकेशन, किस किस का डिवीजन, इसलिए नो सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए नो पंक्चुएशन मार्क्स, नो पंक्चुएशन मार्क्स, नो फुल स्टॉप्स, नो पंक्चुएशन मार्क्स, नो फुल स्टॉप्स। जैसे 1 लीटर 1 लीटर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो हमने लिखा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर ये हमको इंग्लिश ने सिखाया, ये एप्लीकेशन आ गया। तो फिजिक्स सेज नो, ये हमको नहीं चाहिए। और सिंपल करिए, वी विल राइट इट 1000 सीसी, दैट्स ऑल। पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए अभी आपने क्या लिखा, नो एक्सक्लेमेशन मार्क्स, नो पंक्चुएशन मार्क्स। अब बताइए मिलीमीटर को कैसे लिखेंगे, 70 मिलीमीटर mm, बीच में डॉट डॉट मत डालिए कि मिली के लिए 1 डॉट, मीटर के लिए 1 डॉट, नो mm। तो ये कुछ नियम हो गए फिजिक्स के लिए, ठीक है, कि फिजिक्स के यूनिट किस तरह से लिखे जाए। अगर आप ये सारे नियम अपनाकर लिखते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते हैं तो टीचर तो समझ जाएगा कि आपका मतलब क्या है, बाकी लोग प्रैक्टिकली समझ जाएंगे, पर वो नियम का पालन नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो सब पढ़ने वाले का समझ जाएगा कि आपकी डेप्थ कितनी अच्छी है फिजिक्स पर, आप कितने रूल्स को ध्यान देंगे। और बाद में आप जब मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा करोगे, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स करोगे, तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा अगर आप ये सारे नियम लेके चलोगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम गलती कर जाएंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ही ये यूनिट्स लिखने के हमने तरीके बनाए। तो इस तरह से ये हमारे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स को लिखने के तरीके, और यूनिट्स में क्या नहीं लिखना है उसके तरीके। ये वाले सारे शब्द आपको याद होने चाहिए। जब हम इसको लिखेंगे, ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज टेकन, सॉरी, ए चार्ज ऑफ 7 माइक्रोकूलम इज टेकन and this flows for a time period of 5 seconds. How much is the current? Current का फॉर्मूला है Q upon T। तो 5 माइक्रोकूलम is flowing for 5 seconds। तो हमको समझ में आ रहा है 5 माइक्रोकूलम को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। लिखेंगे कैसे, तो हमारा आंसर है करंट इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। मुंह से बोलूंगा 5 माइक्रोकूलम, लिखूंगा ऐसे। तो जब आप मुंह से माइक्रो बोलते हो, लिखते समय क्या लिखोगे, -6। कैलकुलेशन में ये चीज आनी चाहिए, इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड ये कैलकुलेशन आ गई। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ करंट। तो जब हम मुंह से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ये वाले शब्द लिखते हैं, ये वाले, या लिखते हैं ये वाले, कैलकुलेट करते हैं ये वाले। तीनों की यूटिलिटी, जैसे 2 एटम 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 3 मिलीमीटर है, बोलूंगा क्या, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल इज 3 मिलीमीटर। लिखूंगा कैसे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल इज 3 mm। ऐसा लिखूंगा। पढ़ूंगा क्या इसको, 3 मिलीमीटर, mm नहीं पढ़ूंगा। पढ़ना क्या है, ये वाला। लिखना क्या है, ये वाला। कैलकुलेट क्या करना है, ये वाला। अब अगर हमने बोला इफ दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड in 2 seconds, what is the speed? तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उस समय मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 × 10⁻⁻3। ये तीनों का यूनिटी समझ आ रहा है, ये बोलने के लिए, ये लिखने के लिए, और ये कैलकुलेशन के लिए। तो
तो कैलकुलेशन के लिए मैं अलग से नहीं बताऊंगा, कोई भी बुक आपको अलग से नहीं लिखाएगी। ये बोलेगी देयर इज ए कैपेसिटर विच हैज कैपेसिटेंस ऑफ 50 माइक्रोफैरेड, 50 माइक्रोफैरेड। तो आप जब भी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो उस 50 के साथ हमेशा इसको चिपका देंगे। ये क्यों चिपका हुआ है साथ में? क्योंकि हमने लिखा क्या है, माइक्रो। तो आप बोलेंगे कहां से आ गया? तो हम बोल रहे हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो। और बुक में जो लिखा रहेगा तो वो क्या लिखेगा, ये ऐसा बताएगा, वो उसको नहीं लिखेगा। लेकिन जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करके ये करूंगा। तो ये चीज कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन ये किसके लिए है, स्पीक, और ये किसके लिए है, राइट। तो आपके न्यूमेरिकल में ये चीजें लिखी रहेंगी, ऑटोमेटिकली आपको इसमें कन्वर्ट करना है। जैसे एनटीपीसी प्रोड्यूसेस 2100 मेगावाट ऑफ पावर, ठीक है। हाउ मच विल बी एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर? एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। टाइम 1 आवर में कितना होता है, 3600 सेकेंड। पावर हम क्या लिखेंगे, मैंने कितना बताया आपको, 2100 मेगावाट। अब 2100 मेगावाट को हमने 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां क्या लिखूं, 2100 हो गया, नहीं हुआ, क्या लिखना पड़ेगा, यस, इंटू 10 टू द पावर 6। पर ये तो मैंने बोला नहीं, तो मैंने बोला क्या, मेगा, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन आप लिखा हुआ देखेंगे तो उसमें क्या लिखा रहेगा, एनटीपीसी पावर हाउस हैज गॉट ए रेटिंग ऑफ 2100 मेगावाट, ये ऐसा लिखा है। वो भी 10 टू द पावर 6 नहीं लिखेंगे, वो किसमें लिखेंगे, सिंबल। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये तरीके, ये इसकी यूटिलिटी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। बोलने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए, लिखने के लिए, ये 3-4 और जो चीजें आपने लिखी ये सब करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट्स। हम लोग जो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज रियल फिजिक्स। अब हम ये नापेंगे कि हम लोग लेंथ नापते कैसे, दूर दूर की लेंथ, स्टार की लेंथ नापने के लिए हमारे पास क्या तरीका है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैरेलैक्स मेथड। एक स्टार से दूसरे स्टार की लंबाई को किस तरह से नापा जाता है, पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एग्जाम में आता ही आता है। हाउ टू यूज पैरेलैक्स मेथड, हाउ डू यू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए फार अवे स्टार बाय यूजिंग पैरेलैक्स। पैरेलैक्स मेथड से स्टार का डिस्टेंस निकालना और एवोगैड्रो के मेथड से हमको एक छोटा सा मॉलिक्यूल का डायमीटर निकालना। तो मॉलिक्यूल का डायमीटर निकालना, दैट इज ए वेरी स्मॉल साइज ऑफ ए वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल। उसको भी हम लोग करेंगे। ऑयलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का साइज निकालना और